theorems. बाइनोमियल थ्योरम्स, बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो ये हमें बात पता है कि a प्लस बी की पावर a प्लस बी की बात हो रही है। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स। मैट्रिसेस कंप्लीट कराऊंगा इस हफ्ते इंशाल्लाह। आज आपसे बात भी करनी है। मैं हफ्ते में 2 या से 3 दिन क्लास लेना चाह रहा हूँ, एक ट्यूसडे के दिन और एक वेडनेसडे के दिन और एक थर्सडे को। ये तीनों दिन लगातार मैं ई कैट की क्लास लेना चाह रहा हूँ ताकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा दूँ मैं संडे तक। a प्लस बी की पावर 0 1 के बराबर है। a प्लस बी की पावर 1 हमें पता है a प्लस बी के बराबर है। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता है बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बाइनोमियल के अंदर अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n आ जाती है तो इस फॉर्मूले को बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। n सी 0 a की पावर n b की पावर 0, n सी 1 a की पावर n माइनस 1 b, n सी 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 और n सी n a की पावर 0 b की पावर n। कॉम्बिनेशन का हमें पता है कि इस तरह से भी लिखा जाता है। एन सी 1 को एन सी 2 अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को देखें तो बाइनोमियल थ्योरम को देखकर हमें बात समझ आती है कि बाइनोमियल के अंदर a की पावर n से शुरू हो रही है, फिर एक कम हो रही है, फिर एक और कम हो जाएगी, फिर आखिर में जाकर a की पावर 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ a decreases from n to 0। अगर हम b की पावर को देखें तो b की पावर इंक्रीज हो रही होती है। b की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1, फिर 2, फिर आखिर में जाकर n हो जाएगी। एक्सपोनेंट ऑफ b increases from 0 to n। बाइनोमियल की अगर हम पावर को देखें तो बाइनोमियल की पावर अगर 2 है तो एक्सपेंशन में एक टर्म आती है। पावर 1 है तो 2 टर्म्स आती हैं। पावर 2 है तो 3 टर्म्स आती हैं एक्सपेंशन में। पावर 3 है तो 4 टर्म्स आती हैं एक्सपेंशन में। तो इसका मतलब है कि जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म एक्सपेंशन में आती है। द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b की पावर n is n plus 1।
बाइनोमियल के अंदर कोफिशिएंट्स निकालने का एक तरीका और होता है जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ सर। बाइनोमियल के अंदर एक खासियत ये है कि अगर आप स्टार्ट से आएँ तो पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है एंड से आएंगे तो पहली टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा। आप सेकंड टर्म पे हैं तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट अगर 5 है तो एंड से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट भी 5 होगा। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 10 है तो एंड से भी थर्ड टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा। The coefficient of the terms that are equidistant from the beginning and end are always equal। कोफिशिएंट्स हमेशा इक्वल होते हैं बिगनिंग और एंड के, सेम पोजीशन वाले। तो इसका एक फॉर्मूला भी है कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि बाइनोमियल के अंदर जब आप पहली टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे शुरू से और एंड से पहली टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे तो दोनों सेम होते हैं। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे स्टार्ट से एंड से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर थर्ड टर्म का कोफिशिएंट और ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट सेम है। एमसीक्यू भी आता है इसका, इफ एन सी 6 बराबर है एन सी 5 के देन एन इज इक्वल्स टू, जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो n बराबर होता है R1 प्लस R2 के। मतलब नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं एक को R1 एक को R2 कह रहे हैं, इनके सम के बराबर होता है n। तो 6 प्लस 5 तो n आ जाएगा 11। बेटा NC0 NC1 NC2 NC3 NCN इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम NC0 प्लस NC1 NC2 टिल NCN ये बराबर होता है 2 की पावर n के। NC0 NC2 NCN बराबर है 2 की पावर n माइनस 1 के। ये बाइनोमियल के इवन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, इवन पोजीशन के।
NC3 NC5 ये ऑड पोजीशन के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, इसका सम भी सेम ही होता है। ये तो इसका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में TR+1 NCR A⁻n - R B⁻R। या फिर हम इसको NCR को n फैक्टोरियल अपॉन n - R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल भी लिखते हैं। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे वेयर R इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। तो जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उससे एक कम होगा हमेशा R। जी बेटा। कोफिशिएंट्स नहीं मालूम कर सकते, कोफिशिएंट्स का सम निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने पास्कल्स ट्रायंगल बताया है कि आपने सम बेसिकली ये है ना, ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, इनका सम निकालना है मुझे डायरेक्ट। 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 इन सबको मैं ऐड करवा रहा हूँ। 20 और 30 32 आएगा इसका सम। तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला है 2n, इससे भी डायरेक्ट आ सकता है। आपके पास n क्या है, 5 है, तो 2 क्या आएगा, 32 ही आएगा। तो डायरेक्ट इसका सम 32 निकल आएगा उस फॉर्मूले से। तो नॉर्मली मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किसके इक्वल है, तो ये आपको याद होना चाहिए। या ऑड और इवन पोजीशन वाले कोफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल है। अब इसमें यह है कि आपके पास पहले बात हो रही है तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, तो वो 2n के बराबर है जब भी तमाम कोफिशिएंट्स की बात हो। अब सिर्फ ऑड और इवन पोजीशन, अगर ऑड पोजीशन वाले के सम की बात करें या इवन के सम की बात करें तो दोनों इससे निकलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 5 10 10 5 और 1 कोफिशिएंट्स हैं। पहला जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 5C0 कहलाता है। ये 5C1 है, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अब इसमें इवन पोजीशन वालों को ऐड कराओ, 5C0, 5C2, 5C4।
अगर इवन पोजीशन वालों को ऐड कराते हो तो 1 + 10 + 5 तो क्या आएगा 16 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर n-1 से निकालते हो तो 2 की पावर 5 - 1 तो 2 की पावर 4 भी क्या आएगा 16। ऑड का भी यही है। ऑड पोजीशन में 5c1 5c3 और 5c5 ऑड पोजीशन, इनको ऐड करा दो। पावर में ही लिखा हुआ है n-1। अच्छा हाँ, एक मिनट, आखिरी कोफिशिएंट की बात कर रहे हो आप 5 - 1। अब डिपेंड कर रहा है ये किस पे, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर n इवन होगा तो n-1 आएगा। जनरली इसको n-1 लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो आप बेसिकली ऑड कोफिशिएंट्स को अगर ऐड कराते हो इससे, तो उससे भी यही रिजल्ट आ रहा है 5 + 10 + 1 16 ही आएगा। तो सेम ही आता है सब। जनरल टर्म की बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस सवाल में कहा जा रहा है फाइंड फोर्थ टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ। फोर्थ टर्म निकालनी है। TR+1 का फॉर्मूला लगा दिया आपने, NCR A की पावर n-r B की पावर r। फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए। A आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 2x, B है y, n है 7। r हमेशा रिक्वायर्ड टर्म से कम होगा। फोर्थ टर्म चाहिए तो r होगा 4 - 1 3 होगा। तो ये आ गया T3+1 7c3 A की पावर n-r B की पावर r। तो फोर्थ टर्म बराबर आएगी 7c3 को कैलकुलेट करने का एक रास्ता ये है कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन से निकाल लें। 2x की पावर 4 y की पावर 3। ऊपर आ जाएगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे इसे। नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 की पावर 4 16 x की पावर 4 y³। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 कैंसिल हो गया, 35 इंटू 16 आ गया। तो मल्टीप्लाई करा देंगे 6 5 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 560 x की पावर 4 y की पावर 3। तो फोर्थ टर्म आ गई। फिर उसके बाद मिडिल टर्म की बात होती है। अगर इंडेक्स मतलब n इवन नंबर है तो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए r निकालेंगे, r आएगा n/2 से। यहाँ पर हमारी बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म बराबर n+2/2 के। अगर n इंडेक्स ऑड नंबर है तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स।
तो दो मिडिल टर्म्स के लिए आर अगर डायरेक्ट निकालना है तो n माइनस वन अपॉन टू n प्लस वन अपॉन टू से निकलेगा, और मिडिल टर्म का नंबर चेक करना है कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, तो n प्लस वन अपॉन टू n प्लस थ्री अपॉन टू से निकलेगा। मिडिल टर्म in the expansion of x plus वन अपॉन एक्स की पावर 10। मिडिल टर्म हमें निकालनी है यहाँ पर, तो हमें टर्म का फॉर्मूला लगाना है टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। यहां पर बेटा ए फर्स्ट वैल्यू एक्स, बी वन अपॉन एक्स, एन यहां पर 10 है मतलब इवन नंबर है, तो जब एन इवन नंबर होगा तो आर हम निकालेंगे एन अपॉन टू से, तो 10 अपॉन टू मतलब 5 आ जाएगा आर। ये फॉर्मूला वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आएगा इसका। ये ऊपर वाला काम कर लिए कॉपी क्या? एक काम नहीं करता। तो आर एन अपॉन टू से निकलेगा क्योंकि पावर इवन है। हमने यहां पर टी फाइव प्लस वन 10c5 ए की पावर 10 माइनस 5 बी की पावर 5 आ जाएगा। 10c5 कैलकुलेट कर लेंगे 252 है, x की पावर 5 1 अपॉन एक्स की पावर 5 252 आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म है यहाँ पर।
which term of the expansion of this contains no power of x। तो सिर्फ टर्म का नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। यहाँ x की पावर 1/2, 2/x² की पावर 10 है। ये a है कैपिटल, ये b है और पावर में n लिखा हुआ है। a इंटू एन माइनस आर माइनस बी आर इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह 1/2, n की जगह 10 आएगा, b की जगह 2 आ गया। तो 10 माइनस आर माइनस का 4r/2 आ गया। 10 माइनस 5r 0। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। बेटा r की जो भी वैल्यू आएगी टर्म हमेशा उससे एक ज़्यादा होगी। तो बेसिकली थर्ड टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी यहाँ पे। x से बेटा द पावर ऑफ x अकरिंग इन द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहना है जो 7th टर्म होगी उसमें x की पावर क्या होगी ये बता दो। तो बेसिकली हमें यहाँ टर्म निकालनी होगी TR + 1 NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। तो यहाँ पे बेटा a आपके पास 4x/5 है, b माइनस 8/5x है, n 9 है, r जो 7th टर्म निकालनी है तो r एक कम होगा। तो T6 + 1 9C6 4x/5 की पावर n माइनस आर b की पावर r। बेटा क्योंकि सवाल में ये नहीं कहा हुआ कि टर्म निकालनी है, पूछ रहे हैं कि x की पावर क्या होगी 7th टर्म में। तो आप सारी वैल्यूज़ को हटा दें, सिर्फ x को लिख लें ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 9 माइनस 6 तो 3 आ गई x की पावर। यहाँ नीचे x लिखा हुआ है, ये पावर 6 नीचे आ जाएगी तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। 1/x³ बचेगा, मतलब x की पावर -3 आ जाएगी। तो सवाल में ये पूछा जा रहा था कि x की पावर क्या होगी आने वाली टर्म में, तो -3 है। सवाल में क्या कहा गया है? द पावर ऑफ x अकरिंग इन द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। x की पावर क्या आएगी? तो कोफिशिएंट की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा आप कोफिशिएंट हटा दो, क्यों लंबी करो सॉल्यूशन में। आपने सिर्फ x लिख दिया, x की पावर 3 आएगी एक जगह, क्योंकि 9 माइनस 6 है, नीचे x लिखा हुआ है तो x की पावर 6 आ जाएगी नीचे। पावर कैंसिलेशन कर दी, 1/x³ बचा, मतलब x की पावर -3 आएगी।
इंडेक्स मतलब पावर अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जब भी पावर नेगेटिव होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। दूसरी बात, मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1। जो भी यहाँ एक्स है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अगर पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में तो टर्म निकालने का फॉर्मूला भी तब्दील हो जाता है, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री टिल एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर। आर यहाँ पर वही वेयर आर इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 3 अगर निकालना है तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर एक्स के बराबर है, एन यहाँ पर 1 अपॉन 3 है, तो एन की जगह फॉर्मूले में 1 अपॉन 3 आ जाएगा। वन अपॉन 3x 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो एक्सपेंशन पे ये फॉर्मूला आ जाए, मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा। बेटा द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ 8x माइनस वाई की पावर 1 अपॉन 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। बेटा ये जो पावर अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो बाइनोमियल सीरीज़ का ये जो फॉर्मूला ये कहता है कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पर बाइनोमियल की पहली वैल्यू 1 नहीं है। एक तरीका ये है कि पहली वैल्यू 1 बना लें, ज़्यादा बेहतर है कि 1 ना बनाएं। फॉर्मूला लगाएं टी आर प्लस वन, एन सी आर की जगह फॉर्मूला वही लगाएं पिछला वाला, बस एन सी आर हम नहीं लगा सकते यहाँ पर क्योंकि अगर n की वैल्यू हम 1/3 रखते हैं तो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को ही देख लें, पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट n है, तीसरी टर्म का कोफिशिएंट n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल है। तो सवाल में थर्ड टर्म निकालने को कहा जा रहा है, तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट भी यही होगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल होगा थर्ड टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ r की जगह हमने 2 रख दिया क्योंकि थर्ड टर्म निकालनी है। इसमें वैल्यूज रख देंगे हम, n की जगह 1/3, 2 फैक्टोरियल की जगह 2, a की जगह 8x आ जाएगा, n की जगह 1/3 -2।
और माइनस वाई की पावर 2, तो 1/3 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 8x की पावर माइनस 1/3 y का स्क्वायर। अभी नहीं लिखा, चलो लिख लो फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, असल में बाइनोमियल के अंदर जब पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव है तो पहली वैल्यू 1 ही बनानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। यहाँ से हम 8x कॉमन निकाल लेंगे ताकि पहली वैल्यू 1 बन जाए। तो हमने यहाँ से 8x जब कॉमन निकाला तो 8x दोनों से डिवाइड हो गया सबसे, तो ये बेटा 8 जो है वो 2 का क्यूब है, x 1 माइनस वाई अपॉन 8x की पावर 1/3 आ गई। ये पावर 1/3 सबके ऊपर आ जाएगी, 2 की पावर 3 पर, x के ऊपर भी आ गई, 1 माइनस वाई अपॉन 8x की पावर 1/3 आ गई। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x की पावर 1/3। अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल के टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, TR+1 बराबर है n-1 n-2 टिल n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल x की पावर r। बेटा यहाँ पर हमें इसको कंपेयर कराना है 1 + x से, तो यहाँ पर जो x है वो बराबर होगा -y/8 के, y/8x के। n यहाँ पर 1/3 के बराबर है। सवाल में कहा जा रहा है थर्ड टर्म निकालनी है तो r उससे 1 कम होगा। बेटा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में ये लिखी हुई है वैल्यू, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 2x की पावर 1/3। जो आगे वैल्यू है बाइनोमियल, इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि r यहाँ पर 2 है तो सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे इस फॉर्मूले में शुरू के। r अगर 3 होता तो 3 फैक्टर्स लिखते, r अगर 4 होता तो 4 फैक्टर्स लिखते। जो r है हमारे पास उतने ही फैक्टर्स आएंगे, n इंटू n-1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r फॉर्मूला लग जाएगा। n की जगह 1/3 आ जाएगा, r की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह -y/8x की पावर r है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। हमें कोफिशिएंट निकालना है, ये 1/3 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, y²/8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 1 = 2, 2 32 = 64, तो माइनस का 1/9 इंटू 1/32। एक्स वाई को सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि सवाल में सिर्फ कोफिशिएंट मांगा जा रहा है, तो हम 32 को 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 3 = 27 -1/288 आंसर आ जाएगा। तो जो पावर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो पहली वैल्यू 1 बनाने के लिए आपको कॉमन लाजमी निकालना होगा। जी बेटा, कहाँ से? यहाँ से। बेटा असल में ना इस बुक के अंदर हर किस्म का सवाल मौजूद है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। इसके अंदर नॉर्मली जो सवाल आते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले,
उनके अंदर भी काफ़ी सवाल ऐसे आ जाते हैं, सिर्फ नंबर पूछ लेते हैं कि कौन सी टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी या कौन सी टर्म टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब होगी। लेकिन जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हर किस्म के एमसीक्यू को करेंगे। तो बुक के अंदर इस टॉपिक के अंदर काफ़ी मुश्किल एमसीक्यूज हैं, इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर बेटा इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रही है, तो हमें इस वैल्यू की थर्ड टर्म निकालनी है, क्योंकि थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब इसकी थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, क्योंकि साथ में प्रोडक्ट में आपके पास 2x क्यूब लिखा हुआ है, 2x की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ आएगा। क्योंकि मैं इसको जितना एक्सपेंड कर लूँ ये वैल्यू हर वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी हर टर्म से। तो इसीलिए मैंने ये 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 को 7 लिख दिया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी है, जो साथ में हमारे पास थर्ड टर्म हमें निकालनी है, ब्रैकेट मैंने बनाया, तो ये एक्सपेंड होगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक एक्सपेंड हो रहा होगा। हमें सिर्फ इसकी थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, वो ये टर्म का फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा आर आपने देखना है, आर हमेशा जो भी टर्म रिक्वायर्ड है उससे एक कम होगा, तो आर यहाँ पर 2 है। आर 2 का मतलब है कि फॉर्मूले में सिर्फ शुरू के 2 फैक्टर्स आएंगे। आर अगर 3 होगा तो 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, आर अगर 4 होगा तो n-3 एक और फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया कि n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x की पावर r मतलब x की पावर 2। n की जगह 1/3 लिख दिया मैंने, x की जगह जो 1 के साथ सेकंड नंबर लिखा हुआ है ये x है, तो इसको हमने x की जगह लिख दिया। x की जगह -y/8x आ गया, x का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो बेसिकली जो वैल्यू प्रोडक्ट में लिखी हुई है वो हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसीलिए हमने इससे भी मल्टीप्लाई कराया इसको। अब आखिर में हमने यहाँ पर -1/3 -1 कैलकुलेट करा, माइनस का 2/3 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बाहर जो 2 लिखा था इससे ये 64 कैंसिल हुआ तो 32 आ गया। मैंने x और y को नहीं लिखा, वजह ये है कि मुझे कोफिशिएंट बताना है क्या है, तो x y को छोड़कर जो नंबर्स लिखे थे उनको लिख दिया मैंने। माइनस की साइन यहाँ पर बची थी 2 के साथ, ये 3 3 ज़ा 9 आ गया, ये 1/32 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया। पहले स्टेप में कॉमन निकाला है ना, कॉमन निकाला। वजह ये है कि पावर फ्रैक्शन में हो तो पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, या पावर नेगेटिव हो तो फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाने के लिए कॉमन निकाला। बस 5 मिनट और है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। आपने फिर एमसीक्यूज करने, नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। नहीं बस 5 मिनट और, 1-2 सवाल कराने, इसका कंप्लीट है। अच्छा, फाइंड द फर्स्ट negative term in the expansion of जी पेपर बेस्ड होता है ना यहाँ पर टेस्ट। कराची वाला कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। Find the first negative term in the expansion of this.
बेटा फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। अब इसमें भी एक मसला आता है, हमें आर निकालना होता है। पहली नेगेटिव टर्म जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली कौन सी टर्म नेगेटिव होगी हमें वो निकालनी है। अगर हमें आर पता चल जाए तो हम टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। असल में जो टर्म का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल x की पावर r। ऐसा सवाल फर्स्ट ईयर में भी आपने किया है। ये जो लास्ट फैक्टर है इस फॉर्मूले के अंदर, ये फैक्टर लास्ट फैक्टर है। अगर आखिरी फैक्टर नेगेटिव हो जाता है तो पूरी टर्म नेगेटिव बन जाती है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो लास्ट फैक्टर है n माइनस आर प्लस वन, इसको आपने नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मतलब इसको 0 से छोटा रखना है। n की जगह 7/2 आ गया माइनस आर प्लस वन। ये माइनस का r दूसरी साइड पर चला जाएगा। 7/2 मतलब 3.5 प्लस वन लेस देन आर, ये वन आर उधर चला गया तो 4.5 इज लेस देन आर। आर जो है वो 4.5 से बड़ा है तो आर 4.5 से बड़ा मतलब 5 होगा। अब आपने यहाँ टर्म का फॉर्मूला लगाना है टी आर प्लस वन। क्योंकि आर यहाँ पर 5 है तो ऊपर 5 फैक्टर्स आएंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, ये 5 फैक्टर्स ऊपर आएंगे। डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, x की पावर r मतलब x की पावर 5। अब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर बेटा T6 बराबर आएगा 7/2, 7/2 माइनस वन, 7/2 माइनस टू, 7/2 माइनस थ्री, 7/2 माइनस फोर। नीचे 5 फैक्टोरियल 120 होता है x की पावर 5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 7/2, 5/2, 2 to the 4 माइनस, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। 120 लिखने के बजाय इसको 5, 4, 3, 2, 1 लिख दें तो कैंसिलेशन हो जाएगी। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 7, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 28, 256। तो पहली नेगेटिव टर्म जो है वो 6th टर्म है यहाँ पर। जी बेटा, बेटा सवाल में कहा गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है एक्सपेंशन में। जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी। पहली नेगेटिव टर्म निकालने के लिए आपको आर निकालना होता है। अगर आपको आर पता चल जाए तो आप टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया आपके पास कि टर्म का फॉर्मूला है, जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है टर्म निकालने के लिए। हम ये कहते हैं कि ये लास्ट फैक्टर है, मतलब अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर आर, ये लास्ट फैक्टर है। हम ये कहते हैं कि अगर लास्ट फैक्टर नेगेटिव हो जाए तो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देखें, पहला फैक्टर पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, चौथा भी पॉजिटिव है, आखिरी फैक्टर नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई। तो इसीलिए हम आर निकालने के लिए लास्ट टर्म को, मतलब लास्ट फैक्टर को कंसीडर करते हैं। हमने n की जगह 7/2 रख दिया माइनस आर प्लस वन, इसको कैलकुलेट किया 3.5, r की वैल्यू आ गई 4.5 से बड़ी, क्योंकि 4.5 इज लेस देन r। तो r 4.5 से बड़ा होगा तो 4.5 से पहला बड़ा नंबर 5 होता है इंटीजर, तो हमने वो कंसीडर कर लिया। r 5 होने का मतलब ऊपर 5 फैक्टर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर आ गए।
नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5, n की जगह 7/2 रखा, इसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। एक आखिरी चीज और बतानी है बस, ये 4 फॉर्मूले हैं, ये एज इट इज एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर -1, अगर पावर भी नेगेटिव है एक्स भी नेगेटिव है तो आंसर आएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। अगर पावर तो नेगेटिव होगी, अंदर पॉजिटिव साइन आ जाए, डिफरेंट साइन आ जाए तो आंसर सेम ही आता है, बस साइन चेंज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसी तरह 1 माइनस एक्स की पावर -2, पावर -2 हो, अंदर -x लिखा हो तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x की पावर 4। इसी तरह अगर अंदर प्लस की साइन है बाहर माइनस की साइन है तो दोनों में रिजल्ट सेम आते हैं, ऊपर भी नेगेटिव है अंदर भी नेगेटिव है तो सब जगह प्लस की साइन आएगी, पावर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव साइन है तो ऑल्टरनेट साइन चलेगी। ये फॉर्मूला आपने याद करना है।